तो स्टार्ट करते हैं फॉस्फाइन से। ओके, लेसन पर जल्दी लिखो प्रिपरेशन। ये हीटिंग इफेक्ट याद है पहले किए हुए हैं, H3PO3 को गर्म करने से भी मिलता है। प्रॉपर्टीज में ये कलरलेस गैस है विथ एक मिनट। कहाँ तक लिखे थे? तो प्रॉपर्टीज लिखने का। आने दो। प्रॉपर्टीज में लिखो कलरलेस गैस विथ रॉटन फिश स्मेल, कलरलेस गैस विथ रॉटन फिश स्मेल, colorless gas with rotten fish smell, soluble in CS2, कार्बन डाइसल्फाइड में soluble है। हाईली पॉइजनस, तो क्या क्या प्रॉपर्टीज हो गए? पॉइजनस, थोड़ा रॉटन फिश का स्मेल है और soluble in CS2। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखो। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं सर। हाँ वो ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में।
लिखते जाओ। अच्छा इधर लिखो। अच्छा प्योर में दिस इज नॉन इन्फ्लेमेबल, but becomes inflammable owing to presence of P2H4। P2H4 जो है ना इसमें थोड़ा होने से ये थोड़ा सा ज्यादा जलता है, फ्लेमेबल हो जाता है, इनफ्लेमेबल। ठीक है, तो देखो करते क्या है, टू प्योरीफाई इट फ्रॉम इम्प्योरिटीज, इसको इम्प्योरिटीज से प्योरीफाई करने के लिए, इम्प्योरिटी बेसिकली क्या रहता है जनरली, इम्प्योरिटी P2H4। तो इसमें करते क्या है, हम लोग इसमें HI डाल देते हैं। अच्छा HI में डालने से क्या होगा, जो मिक्सचर है उसमें से PH3 जो है वो HI के साथ रिएक्शन करके ये बना लेगा PH4+I-। ठीक है, और इसको फिर KOH के साथ ट्रीट कर देते हैं तो वापस PH3 मिल जाता है। ये सबको समझ में आया क्या बोला Yes, sir. है ना। थोड़ा इसमें इम्प्योरिटीज रहता है P2H4 का, तो जब ये बनता है लैब में तो इसको थोड़ा P2H4 से हटाने के लिए इसमें थोड़ा डाल देते हैं HI। HI के साथ ये अपना लोन पे डोनेट करके थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, एसिड बेस रिएक्शन। तो P2H4 छूट जाता है, PH4+I- बना लेता है, फिर इस PH4+I- को अलग से लेकर के KOH डाल देते हैं, वापस PH3 मिल जाता है। और ये मिल गया प्योर। ठीक है, चलो इसके बारे में रिएक्शंस भी लिखते जाओ। हाँ हेलो, हाँ सर बोलिए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इसमें चलो रिएक्शन लिखो। और ये जो Ag3P है ये और ज्यादा डिकम्पोज कर जाता है AgNO3 के साथ फर्दर रिएक्शन करके।
ये ब्लैक एजी देता है। ये क्लियर है? Yes, sir. चलो आगे बढ़ूं। ठीक है। अच्छा, यूजेस में एक इंपॉर्टेंट यूज है, नाम यह रखना, यूज्ड इन होम्स सिग्नल। ये क्या होता है लिखा दे रहा हूं। पहले जमाने के शिप्स को अगर सिग्नल देना पड़ता था तो ये होम सिग्नल का यूज करते थे। इसमें है क्या, होम सिग्नल में एक मिक्सचर है कैल्शियम फॉस्फाइड एंड C2H2। कैल्शियम, सॉरी, हाँ, कैल्शियम कार्बाइड। is taken in a container तुमसे सिर्फ पूछेगा कि होम सिग्नल में कौन से सब्सटेंसेस यूज किए जाते हैं, तो वो बस याद रखना, बाकी कहानी उतना याद नहीं रखना। ये दो यूजेस याद रखना बस। जल्दी कॉपी कर लीजिए। चलो आगे बढ़ूं। कॉपी सर करना है एक मिनट सर। बस ये याद रखना होम सिग्नल में कौन से सब्सटेंसेस यूज होते हैं, ठीक है, बस याद रखना ये। हो गया सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं, फॉस्फोरस हलाइड पर, PCl3 पर आओ, प्रिपरेशन लिखो। सर उसका लास्ट यूज क्या था? यूज्ड इन स्मोक स्क्रीन्स, धुआं थोड़ा प्रोड्यूस करने के लिए, व्हाइट फॉस्फोरस के साथ रिएक्शन और P4SOCl2 के साथ। कलरलेस लिक्विड है,
पानी के साथ मालूम ही है क्या देगा, H3PO3 प्लस HCl। ये सब ऑर्गेनिक में किए होगे, CH3COH प्लस PCl3 क्या देता है, ये सब चीज, CH3COCl। हाँ ये सब ऑर्गेनिक में किए होगे। सिमिलरली ROH प्लस PCl3 भी RCl। RC। सर वो SO2 के बाद H2Cl2 लिखा है क्या? हाँ हाँ वो H2Cl2 है, दिस इज H2Cl2। इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, H2Cl2 है। इसका नाम है थायोनिल क्लोराइड, ये मालूम होगा, थायोनिल बोलते हैं इसको। अच्छा PCl3 में ये तो मालूम ही है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 पिरामिडल। ठीक है, सर 2 मिनट। थोड़ा जल्दी ट्राई करना, थोड़ा सिलेबस का थोड़ा प्रेशर आ रहा है। हाँ सर। ठीक है, सर ग्रुप 16 भी इतना ही बड़ा है क्या? हाँ यार सब ग्रुप्स थोड़े बहुत बड़े तो सभी हैं यार। देखो एनसीईआरटी को सिर्फ रेफरेंस मानोगे तो छोटा है, मैं वही बोल रहा हूँ, लेकिन अगर तुम एकदम चाहते हो कि श्योर शॉट, एकदम प्रिपरेशन श्योर शॉट हो, तब तो ये पूरा करना पड़ेगा, तो ये पूरा इनफ है। एनसीईआरटी इसका समझो 60% है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा कम हो जाता है, बट सिर्फ एनसीईआरटी से आईटी पूछेगा कोई जरूरी नहीं है, मतलब मैक्सिमम पूछेगा, बट सिर्फ पूछेगा ये जरूरी नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा जितना कर लो यार, अब अच्छा जाना चाहते हो तो थोड़ा मेहनत कर लो बस। सर पूरा जेडीली किया तो चलेगा? ये जेडी ली ही है, ये जो दे रहा हूँ ना जेडी ली तो बहुत इनफ है, इनफैक्ट ये जेडी ली से ही है मैक्सिमम, तो ये जो दे रहा हूँ ना इसमें सब हो रहा है। तुमको जेडी ली अलग से पढ़ाई करना हो तो कर सकते हो, वरना मैं जेडी ली से ही कवर अप करके इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ, इसलिए तो इतना बड़ा हो रहा है, ओके सर। इसीलिए इतना बड़ा हो रहा है कि इसमें सब है, इसमें जेडी ली, एनसीईआरटी, एटकिंस सब मिलेगा तुमको, सब है। इसलिए बोल रहा हूँ ज्यादा अगर बड़ा लगे तो पहले एनसीईआरटी से देख लेना, लेकिन मेरा मानना है कि यार जब समय है तुम लोग के पास, मतलब ठीक है, जनवरी को अगर नहीं है तो आगे अगर आईटी को सोच रहे हो तो आराम से डेली देखोगे तो हो तो जाएगा ही यार, डेली देखते रहो बस। तो इससे होता क्या है ना, 30 मार्क समझो कि पूरा का पूरा तुम्हारे हाथ में है, जो कि बहुत बड़ा चीज हो गया ना। अच्छा PCl5 को पानी में डालते हैं तो POCl3 बनता है, और वो फर्दर हाइड्राइज करके H3PO4 बनाता है। ठीक है, ये सब भी मालूम ही होगा, ROH प्लस PCl5 ऑर्गेनिक में किए होगे।
Done, sir. आगे बढ़ूं, हो गया सबका? हाँ सर। मैक्सिमम रिएक्शंस तो मालूम ही होंगे इसमें से। 6 पॉइंट लिखिएगा। सर लास्ट रिएक्शन क्या था? लास्ट रिएक्शन है तुम्हारा RCOH प्लस PCl5, RCOH, तो RCOCl देगा प्लस POCl3 प्लस HCl। ये सब एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, तो ये सब रिएक्शंस, इसीलिए इसमें सब मिलेगा, ठीक है। पहले एनसीईआरटी है, बाद में जेडी लिए। इसको अगर देख लोगे नोट्स को तो सब मिलेगा, जितने रिएक्शंस। और PCl5 को स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने पर टूट जाता है। सॉलिड स्टेट में मालूम ही है कैसा होता है, PCl4 प्लस PCl6 माइनस। अब ऑक्सो एसिड्स इंपॉर्टेंट है, इनके स्ट्रक्चर आपको जानने हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो एक चीज याद रखना, नोमेनक्लेचर भी यही देख लो। जैसे कि इसका नाम तो मालूम है, इसका नाम क्या है? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। हाँ, इसको फॉस्फोरिक भी बोलते हैं या ऑर्थोफॉस्फोरिक भी बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +5। अब इससे ऑक्सीडेशन स्टेट मान लो कोई नीचे वाला आता है, जैसे मान लो ये आ गया, जस्ट नीचे वाला, हाइपोफॉस्फोरिक। तो इसमें फॉस्फोरस लगाते हैं। फॉस ये क्या है? बेसिकली Sp3। हाँ, तो इसमें लगाते हैं फॉस्फोरस एसिड या ऑर्थोफॉस्फोरस या फॉस्फोरस, अस लगाते हैं, यही नोमेनक्लेचर है। एक से एक नीचे गया, ऑर्थोफॉस्फोरस, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ कितना है? +3। एक से एक नीचे जाएगा तो लगाएंगे अस। अब मान लो एक और नीचे चले गए, मान लो ये आ गया, हाँ जैसे ये आ गया, इसमें +1 का ऑक्सीजन और नीचे चला गया, अस से भी नीचे चला गया, तो अस से जब नीचे आएगा तो इसको बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरस। ठीक है, सर याद रखना, दिस इज हाइपोफॉस्फोरस। कॉपी करो। सर को वापस पता है कि क्या हाइपो ऑर्थो कब लगाते हैं? ऐसे लगाते, हर एक एसिड के लिए एक जनरल, पहले तो एक एसिड साइंटिस्टों ने डिफाइन किया है, जैसे कॉमन वाला जो नेचर में मिलता है उसको इक मान लिया है। अब ये तुमको जानना पड़ेगा, ये रेफरेंस उन्होंने चुन लिया है, वो इक तो आपको जानना पड़ेगा, इक किसको बोलते हैं। जैसे H3PO4 को बोलते हैं फॉस्फोरिक, और कभी कभी इसके आगे ऑर्थो लगा देता है, तो ये तो रेफरेंस, और ये आपको मानना पड़ेगा, मतलब जानना है, इंफॉर्मेशन है। अब इससे कोई ऑक्सीडेशन स्टेट जस्ट नीचे वाला आता है तो अस लगाते हैं। देखो +5 से +3 वाला आया तो हम लोग लगा दिए ऑर्थोफॉस्फोरस या फिर फॉस्फोरस, ये समझ में आया। और अस से भी एक नीचे, +3 से एक और नीचे चला गया +1, तो हाइपो लगा देते हैं, हाइपोफॉस्फोरस, ठीक है। नाम याद रखना है सब कुछ। Done, sir. इसमें ये देखना, H3PO2 लिख लो, इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो मालूम होगा, ये भी ऑर्गेनिक में यूज किए हो।
कहां पर? बेंजाइन डाइअजोनियम क्लोराइड, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट। Which H is responsible for reducing property? ये H attached to phosphorus. This is responsible for reducing property, and this H is responsible for Acidic property. acidic property. property. This is responsible for acidic property, and these are responsible for reducing properties. अच्छा, H3PO2 क्या है? डाई बेसिक, ये सब मालूम होगा, ये सब तो दिख रहा है। जैसे ये H3PO4 ट्राई बेसिक है। H3PO2 क्या है? This is Monobasic. monobasic, and this is Dibasic. ये सब याद रखना। H3PO3 is dibasic. स्ट्रक्चर्स आपको याद रखने हैं। चलो आगे बढ़ूं। Yes, sir. Copy कर. अच्छा, पायरो में क्या करते हैं? जैसे कि मान लो दो H3PO4 है, दो मॉलिक्यूल को आपस में निकाल देना, पानी। तो ये जो बनेगा, ठीक है, इसका नाम क्या हो गया? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया? H4 P2O7. H4P2O7। इसको बोला जाता है पायरो। पायरो का मतलब दो मॉलिक्यूल से बाहर निकाल देना, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। स्ट्रक्चर सब याद रखना है, ठीक है। चलो और देखते रहो, स्ट्रक्चर्स पूरे याद रखने हैं। अच्छा, ये सर पायरो का क्या मीनिंग था? पायरो मतलब दो मॉलिक्यूल कोई भी, उसमें से H2O बाहर निकाल देना। H2O बाहर, H2O देखो बाहर निकल गया। मैंने ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड लिया, उसमें से H2O बाहर निकाल दिया। पायरो मतलब हीटिंग करने पे जो निकल जाता है। सर ऑर्थो क्यों बोल? ऑर्थो का कोई होगा नाम, मतलब उसका कोई आइडिया नहीं, ऑर्थो लगाते हैं सर, ठीक है। ये बेसिकली क्या है? दिस इज H4P2O6 हाइपोफॉस्फोरिक। ये याद रखना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ कितना है? +4. +4। पूरा याद रखना, ठीक है। दिस इज टेट्राबेसिक। सर इसका नॉमेनक्लेचर नहीं है ना, इसका ऐसे सोच सकते हो, जस्ट फॉस्फोरिक से दो जोड़ दिए हैं और ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हारा बेसिकली नोमेनक्लेचर इसका नहीं है वैसे, मतलब याद ही करना पड़ेगा। मेटा मेटा का है, इक का है, अस का है, पड़ का है, इसको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, पायरोफॉस्फोरिक का एक और नाम डाईफॉस्फोरिक भी है।
ठीक है, एक और नाम डाइफॉस्फोरिक भी। चलिए कॉपी गई। और ये जो है इसको बोलते हैं मेटाफॉस्फोरिक एसिड। देखो इसके बारे में कुछ चीजें बताता हूँ। This is metaphosphoric acid. Monobasic +5। कॉपी करो। सर इनका सिर्फ बेसिसिटी और नाम ही पूछते हैं। हाँ नाम पूछेगा और बेसिसिटी पूछेगा, बस स्ट्रक्चर्स मालूम होने चाहिए, बस स्ट्रक्चर्स और नाम बस। डन सर। अच्छा इसके बारे में एक चीज लिख लेना, ये जो मेटाफॉस्फोरिक एसिड है इसके बारे में, does not exist as a monomer। ये एक मोनोमर की तरह नहीं रहता है। पॉलीमर है और रिप्रेजेंटेड एज, इसको तुम ज्यादातर ऐसे ही देखोगे, रिप्रेजेंटेड एज HPO3N N यूनिट्स। और इसका स्ट्रक्चर वो मैंने बनाया था, वो बहुत ही मोनोमर स्ट्रक्चर है, एक्चुअली में ऐसा स्ट्रक्चर है। ऐसे चलते रहता है यूनिट। ठीक है, इसीलिए दिस इज नथिंग बट HPO3N, और इसी को बोलते हैं पॉली मेटा फॉस्फोरिक एसिड। पॉली मेटा फॉस्फोरिक एसिड। अच्छा इन्हीं का अगर साइक्लिक फॉर्म बना दे तो, जैसे मान लो ऐसा बना दें, अब मुझे इसको रिपीट करके ऐसा भी तो कर सकता हूं ना, ये जो तीन को साइकिल में ही आपस में जोड़ दें। सर बेसिकली तुम क्या कर रहे हो, तुम ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड से लंबे लंबे चेन से पानी बाहर निकाल रहे हो, यही कर रहे हो ना, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड से ही OH निकालते जा रहे हो सकता है इन सबको आप एक चेन में ही जोड़ दो, जैसा कि मैंने अभी बनाया है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट साइक्लो। कितने लगे हैं, ट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड। आपने जो स्ट्रक्चर बनाया उसमें पर फॉस्फोरस पे 4 ऑक्सीजन एटम्स जुड़े हैं। हाँ 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 ठीक है।
इसमें तो HPO3 दिया है ना। अरे HPO3 इसका यूनिट है, इस वाले का एक सिंपल सा इसका यूनिट उठाया है। ठीक है, उसको उठाया है, इसको बेसिक यूनिट माना है अपना। तो ये बेसिकली तुम ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड से पानी बाहर निकालते जा रहे हो। ठीक है, पानी बाहर निकालते जाओगे ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड से, और लंबा लंबा चेंज बनेगा तो मेटाफॉस्फोरिक एसिड बन जाता है। मेटा, इसी को 3 फॉस्फोरिक एसिड के पानी को आपस में जोड़ दो साइकिल में, तो साइक्लो ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड या फिर ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं। नोट कर लिया? हाँ सर। तो टर्मिनेटिंग वाले के लिए सर मेटा कब यूज करते हैं? मेटा बेसिकली ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड से ही तुम H2O बाहर निकालते जाओ और लंबे चेंज बनाओ, 2 निकाल दोगे तब तो पायरो बन जाएगा। इसी को लंबे चेंज बनाते जाओ तो मेटा पॉलीमरिक यूनिट अगर आ जाए, 2 से ज्यादा आ गया तो मेटा यूज कर दो। सर टर्मिनेटिंग चेन है तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा? अगर टर्मिनेटिंग तब तो उसका निकालना पड़ेगा, वो मैं भी तो फिर मैथ्स में आना पड़ेगा, फिर तो निकालना पड़ेगा। तो H लग जाएंगे ना बस? हाँ, मतलब उसको HPO3 यूनिट लेकर चलना पड़ेगा और लास्ट में H लगा दोगे बस। बट जनरली ये पॉलीमेरिक यूनिट ही इसका नाम, बहुत लंबे लंबे चेंज बनाता है। तो मेटा का वो वापस नहीं बोलेगी क्या? हाँ, मतलब ये जो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है इसी में से OH को निकालते जाओ, ऐसा है ना। देखो ना H3PO4 है, H2O बाहर निकालते जाओ यहां से, तो लंबे चेंज बन जाएंगे। ठीक है, तो मेटा बन गया। अच्छा, इसका क्या होगा, HPO3 4 कैसा होगा? जैसे मान लो कोई आया HPO3 4, तो बेसिकली कैसा होगा, POP यही होगा ना, और फिर से वही कर दो। इसका नाम क्या लिखेंगे, साइक्लो टेट्रा मेटा फॉस्फोरिक एसिड। पेरोक्सो मोनोफॉस्फोरिक एसिड। और लास्ट ये लिख लो, पेरोक्सो डाई फॉस्फोरिक एसिड। सर ये OH का ग्रुप का पोजीशन उल्टा होने का कोई सिग्निफिकेंस है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो मैंने रैंडम बना दिया। अच्छा। बस इतने स्ट्रक्चर्स आपको याद रखने हैं। चलो जल्दी से थोड़ा बहुत क्वेश्चंस कर लेते हैं।
डाउन सर। सर एक मिनट। ये हम्म, तो इनके स्ट्रक्चर्स पे क्वेश्चन हाँ इसमें ज्यादा स्ट्रक्चर्स पर आएंगे, बस स्ट्रक्चर्स पर ज्यादा आएंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखकर पूछेगा लिंकेज है कि नहीं, पीओ। ठीक है, आगे बढ़ो। हाँ सर। आपको कुछ Yes, पता चला TW2 में कितना आने वाला है P ब्लॉक? नहीं यार, कुछ आइडिया नहीं है। इनफैक्ट मैक्सिमम सेंटर्स का तो वही चल रहा है यार, सब जगह ग्रुप 15 ही चल रहा है। तुम लोग का भी ग्रुप 15 ही खत्म होगा, पता नहीं यार। आना तो पूरा नहीं चाहिए, बट देखो क्या करते हैं। तुम लोग का तो इनफैक्ट आगे ही रहते, तुम लोग का तो सॉल्ट एनालिसिस भी 2 क्लास गया है, 2-3 क्लास गया है। तो अब उस हिसाब से थोड़ा, नहीं तो तुम लोग अभी ग्रुप 16 खत्म कर लिए होते। अब 2 पैरेलल चलाना है तो मुझे थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे करना है। ये प्रिपरेशन है। और फर्दर हीट करोगे तो क्या कर जाएगा, ये याद है? फर्दर हीटिंग करोगे और ज्यादा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ठीक है, तो फर्दर हीटिंग कर दोगे तो H3PO4 बना लेगा। अच्छा, प्रॉपर्टीज में चलते हैं, थोड़े केमिकल रिएक्शंस देख लेते हैं इसकी। अच्छा, ये तो मालूम ही है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। बस जान लो कि सबको रिड्यूस करता है, AgNO3 को Ag कराता है। HgCl2 के साथ ये देता है Hg2Cl2। और ये फर्दर क्या करेगा Hg2Cl2? ये Hg2Cl2 फर्दर रिड्यूस हो जाएगा और क्या बना देगा? Hg। ये व्हाइट है और ये ग्रे। सर वो आपने 400 लिखा है, सिर्फ 40 डिग्री लिखा है। हाँ 40 डिग्री। वैसे उसे ज्यादा गर्म कर देंगे तो फिर टूट जाता है वो। H2SO4 को रिड्यूस कर देता है किसमें? SO2 एजेंट है। डाउन सर। 1 मिनट से। हाँ रुका हुआ रुका।
तो लगा कोई चीज वैकेंसी मिला, खत्म हुआ कि नहीं कोई मैथ्स फिजिक्स में से? नहीं सर, अभी चल ही रहा है। नहीं हुआ ऐसा। चल ही रहा है। कोई जगह खाली होगा तो केमिस्ट्री तो ऐसे ही बढ़ा रहता है यार, केमिस्ट्री तो ऐसी। सर हमारे 3 पुराने चैप्टर्स भी करने बाकी है अभी, मतलब वॉल्यूमेट्रिक कौन और से तीन? सर वॉल्यूमेट्रिक हुआ नहीं है हमारा अब तक। तो वो वॉल्यूमेट्रिक और कौन से तो सर मतलब रिडॉक्स रिएक्शन मतलब बोर्ड से में ही किया स्कूल में, बट इधर बेस में नहीं है अब तक रिडॉक्स रिएक्शन। नहीं हुआ है वो तो। सर हम लोग के सेंटर में केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं है। और शायद डाइल्यूट सॉल्यूशन भी नहीं हुआ। नहीं। देखो करते हैं, करेंगे लोग, ये सब लोग। हाँ सर। और लास्ट रिएक्शन निकला H3PO3 का, H3PO3 प्लस PCl, सब में वही रिड्यूसिंग एजेंट है यार, मतलब खुद से थोड़ा सोच सकते हो, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है तो इसको PCl3 चला गया, और खुद इसके पास कि खुद POCl3। इनफ H3PO3 के बारे में। H3PO2 पे आते हैं। ये भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ही मालूम है। ठीक है, ये रिड्यूस करते हैं सॉल्ट्स ऑफ कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। तो ये भी ठीक है, इसके बारे में ज्यादा मालूम नहीं है, मोनोबेसिक एसिड, ज्यादा रिएक्शंस नहीं है इसके बारे में। लास्टली H3PO4 पे आते हैं। इसमें एक ही है, इसमें 220 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं तो पहले H4P2O7 बनता है, और 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर गर्म करें तो HPO3 बनता है। 600। मिलेगा कैसे ये? अच्छा इसका देखते हैं, ये तो मालूम है P4O10 प्लस H2O डालते हैं तो फाइनली क्या मिलता है, ये सब पहले किए हुए हैं H3PO4।
कॉपी कर लो, खत्म होने वाला है। ये हो गया क्या? एसिड हाँ इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। एसटीपीओ एसिड, हाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी याद आया। अच्छा, इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसिडिक स्ट्रेंथ। सर वो लास्ट वाला रिएक्शन बता दो। लास्ट वाला रिएक्शन देखो, याद कर लो। P4O10 H3, वाला। हाँ एस कौन सा? P4O10 प्लस H2O, H3PO4 देगा। अच्छा, एसिडिक स्ट्रेंथ याद रखना, यहाँ पर ये है, क्या रीजन दोगे? रीजन किसी को मालूम, याद आ रहा है क्या रीजन दोगे? सर रेजोनेटिंग वो नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं H प्लस निकालता हूं यहाँ से नेगेटिव, तो ये रेजोनेंस करेगा। यहाँ से निकलेगा तो ये भी रेजोनेंस करेगा। बट थोड़ा क्रॉस कॉन्जुगेशन का नाम सुने हो? क्रॉस कॉन्जुगेशन। हाँ यस सर। सर। तो क्रॉस कॉन्जुगेशन से ये नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी। इसीलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज द एसिडिक ऑर्डर। ऐसा लगता है कि H3PO4 सबसे ज्यादा होना चाहिए, ट्राई बेसिक है, बट वैसा नहीं है, ड्यू टू क्रॉस कॉन्जुगेशन। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, इसको याद रखें, ठीक है। कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी थोड़ा सा कम हो जाता है। बाकी तो ठीक ही। अच्छा, P4O10 के बारे में तो सब चीजें बताई दी हैं। इसका स्ट्रक्चर बता दिए ना, स्ट्रक्चर पहले से बता चुका हूँ। हाँ सर। स्ट्रक्चर आप लोगों को मालूम ही है, स्ट्रक्चर P4O10 के बारे में। अच्छा हाँ, इसमें तो P4O10 में जब पानी डालते हैं ना, तो बेसिकली ये स्टेजेस में होता है रिएक्शन। पता नहीं GIC में बताया था कि नहीं, बट ये स्टेजेस में होता है। पहले ये बनेगा, ये खुद से कर भी सकते हो। पहले ये बनता है, इसको नोट करूं, इसके आगे बताता हूँ, नेक्स्ट पेज पर जाऊंगा। मतलब ओवरऑल तो H3PO4 बनेगा, वो नो डाउट, बट दिस अकर्स इन स्टेजेस। डन सर। वेट सर एक सेकंड। हो गया सर। हो गया। अच्छा, तो पहले बनता है वो वाला, उसका नाम क्या था? टेट्रामेटाफॉस्फोरिक एसिड। वो जो बना था ना, दैट वाज टेट्रामेटाफॉस्फोरिक एसिड। वो हम लोग पहले ही बना चुके हैं। तो ये स्टेजेस में चलता है, ठीक है। इसका फिर जब फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हो, हाइड्रोलिसिस करने का मतलब है ब्रिज बॉन्ड्स को ब्रेक करना, पी और ओपी बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो चलो इधर कर लेते हैं इसको। जब पानी जब फर्दर करते हो तो ये बनेगा,
अच्छा, इसका नाम क्या देंगे? देखो इसमें क्या है, टेट्रा पॉली फॉस्फोरिक एसिड। 4 फॉस्फोरिक एसिड में से पानी बाहर निकाल दिया ना, तो टेट्रा पॉलीफॉस्फोरिक एसिड। ये फिर बनाता है, लॉजिकल है, P4O10 के स्ट्रक्चर को बस POP बॉन्ड्स ब्रेक करते जाओ, POP जो बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करते जाओ, आ जाएगा। H+ और OH- लगाते जाओ, और फिर इसका जब पानी डालते हैं तो फाइनली H3PO4 आता है। और इसका नाम क्या है? पायरो फॉस्फोरिक एसिड। नोट कर लिया? Yes, sir. Done. नहीं सर। पड़ेगा। Done, sir. ठीक है, स्टेजेस में होता है, वो खुद कर लोगे। POP बॉन्ड्स बनाओ P4O10 का और एक एक करके ब्रेक करते जाओ। लास्ट में एकदम क्या लिखा था? ठीक है, सर वो स्ट्रक्चर के नीचे क्या लिखा था? स्ट्रक्चर के नीचे कौन सा स्ट्रक्चर याद नहीं आ रहा है। सर लास्ट वाला स्ट्रक्चर के नीचे पायरोफॉस्फोरिक का। मतलब मैं बता रहा हूँ, हाँ पायरोफॉस्फोरिक, उसके बाद ऑर्थोफॉस्फोरिक। पहले टेट्रा मेटा, फिर टेट्रा पॉली फॉस्फोरिक, फिर पायरो, फिर ऑर्थो। थर्ड स्ट्रक्चर के नीचे क्या लिखा था सर? पायरोफॉस्फोरिक के नीचे? नहीं नहीं कुछ नहीं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। इसकी ठीक है, इसमें स्टेजेस वाइज हम स्टेजेस में हाइड्रोलिसिस होते हैं। इसमें एक होता है, पहले स्टेज में पहले पानी डालोगे तो टेट्रा बनेगा, ये HPO3 वॉइस अटक रहा है। ठीक है। उसके स्टेजेस में होता है, अभी जस्ट हम लोग किए हैं। उसके बाद H4P2O7 बनेगा सेकेंड स्टेज, और में H4 नहीं लिखा, जो पूछ रहे हो ना ये लिखा था। अच्छा, HNO3 प्लस P4O10 क्या देगा? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, HPO3 प्लस N2O5, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। HNO3 से पानी खींच लिया, इट इज अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट।
सबसे पानी खींचता है, इससे क्या बनेगा? HPO3 प्लस SO3 पानी खींच लेगा। ये ऑर्गेनिक में करोगे RCONH2 प्लस P4O10 पानी खींच लेगा, RCN बन जाएगा। सबसे पानी खींच रहा है। और एसिड है, एसिड उससे भी पानी खींच करके एनहाइड्राइड बना देता है। तो वहाँ पे HPO3 4 लिखना चाहिए है ना, 4 HPO3 नहीं की नहीं, जगह। HPO3 कहाँ पर? सब में ठीक है रिएक्शन। मतलब HPO3 ब्रैकेट 4 लिखना चाहिए ना। हाँ वो ब्रैकेट 4, हाँ कभी कभी ब्रैकेट 4 नहीं लिखकर ऐसे लिख देता है 4। वो देखो वो HPO3 मोनोमर है ही नहीं, तो जब उसने 4 लिख दिया ना तो हिंट दे दिया तुमको कि उसको साइकिल में 4 मोल को जोड़ दीजिए। हाँ एक और है P4O10 प्लस कार्बन भी ठीक ठाक है, ये इसको खींच लेता है। Done, sir. एसिड से पानी खींच करके एनहाइड्राइड बनाएगा, H2SO4 से बनाएगा SO3, सबके एनहाइड्राइड बना देता है। चलो आगे बढ़े। यस ठीक है, एनहाइड्राइड बना देता है। और लास्ट लिख लो P4O10 सब इथेनॉल। हो गई। यार ये लास्ट रिएक्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लो ठीक है दिया हुआ है। PCl5 से ये बना देता है POCl3। अच्छा PCl5 में और रिएक्शंस ऐड कर लो, तो शायद मैंने ये बताना भूल गया, PCl5 में नोट कर लेना ये वाले, ये अभी याद आया दिमाग में, इसको नोट कर लो, ये सब इंपॉर्टेंट है। और H2SO4 के साथ भी नोट कर लेना PCl5 का।
हाँ सर। चलो हो गया। आप कुछ अलग से स्ट्रक्चर्स आपको बस जानने हैं, खत्म हो गया ग्रुप 15। आगे बढ़ रहा हूँ। स्ट्रक्चर्स बस कुछ अलग से इन सब के जानने हैं, इन सबको जस्ट स्ट्रक्चर जानना है, इसके अलावा कुछ नहीं। स्ट्रक्चर्स नोट करो। P4S3 मैच स्टिक्स में यूज होता है, जो जलाते हो। ठीक है। सर ये टेट्राहेड्रल है क्या? हाँ हाँ, टेट्राहेड्रल। बस स्ट्रक्चर जानने हैं, ठीक है। ये क्या हो गया? P4 1 2 3 1 2 3 4 5 P4S5। सर ये सारे स्ट्रक्चर याद रखने। सब याद रखना है। ये सब ऐसे तो यार सच पूछो तो जेई के लिए, एडवांस के लिए, मतलब मेंस तो नहीं पूछेगा। मेंस तो नहीं पूछेगा तुमसे, लेकिन तुमसे एडवांस वाली चीजें पूछी जा सकती हैं, तो याद रख लेना बस। कॉपी कर लिए? आगे बढ़ूं? यस सर। स्ट्रक्चर याद रखें। अच्छा, और लास्टली P4S10 का स्ट्रक्चर सेम है P4O10 जैसा। मतलब बेसिकली हर POP बॉन्ड होता है, यहाँ पर हर PSP बॉन्ड होगा, सब कुछ एग्जैक्टली सेम। हर के बीच में बॉन्ड होगा PSP वाला, और यहाँ S। P4S। फॉस्फाजीन्स का भी स्ट्रक्चर याद रखना। फॉस्फाजीन्स ऐसे टाइप के कंपाउंड्स होते हैं, उनमें PN बॉन्ड्स होता है।
यहाँ पर R के बजाय Cl भी हो सकता है। चलो हो गया ये पूरा खत्म। सर फॉस्फोजीन्स मतलब जिनमें पी डबल बॉन्ड एन होता है ना? हाँ पी डबल बॉन्ड है, बस वही है फॉस्फोजीन मतलब पी डबल बॉन्ड। R अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है या Cl भी हो सकता है, याद रखना। हाँ सर। ठीक है, चलो ये ग्रुप 15 ओवर हो गया। कॉपी करना है। कौन सा कॉपी करना था? फॉस्फोजीन्स। हाँ सर, लास्ट। फॉस्फोजीन ऐसे बना लो, और R डालते जाओ, एक इस टाइप का भी और एक इस टाइप का भी। आप क्या था सर? बस ये मैक्सिमम अगर आएगा तो ये स्ट्रक्चर्स पूछ सकते हैं। हो गया। ठीक है, पोलोनियम रेडियो एक्टिव। नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, पोलोनियम रेडियो एक्टिव मेटल। ग्रुप 16 को और क्या नाम बुलाया जाता है? ऑल्सो नोन एज चैल्कोजेन फैमिली। चलो हो गया। यस सर। ग्रुप 16 स्टार्ट करेंगे। अब बस दो ही ग्रुप बाकी हैं जल्दी वाले, ग्रुप 16 ग्रुप 17। ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा, 4 क्लास लगेगा तो फिर पी ब्लॉक खत्म है। 18 बहुत ही छोटा ग्रुप है, तो वो ज्यादा रिएक्शन करने वाले नहीं है। तो यही है आज कुछ प्रॉपर्टीज, तो आज यही देख लेते हैं। एटॉमिक रेडियाई क्या होगा? डाउन द ग्रुप इंक्रीज, कोई यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस, कोई सॉरी डिक्रीजेस, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ अच्छा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसमें याद है, केमिकल सॉरी प्योर प्रॉपर्टी याद आ रहा हो तो यहाँ पर सर OH2 सल्फर, का रिवर्स हो जाए। सेलेनियम, ऑक्सीजन सबसे लास्ट में है, ठीक है ना, याद रखना यहाँ पर। एक्सेप्शनल केस याद आ रहा है, इसका क्या रीजन था? स्मॉल ड्यू टू साइज। स्मॉल साइज।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, कैटिनेशन टेंडेंसी यहाँ भी किसका ज्यादा है? ऑक्सीजन। ना, सल्फर। सल्फर। फिर से वही रीजन है, इसीलिए S8 बनता है, देखो ना O8 नहीं बनता है। ठीक है, कैटिनेशन टेंडेंसी सल्फर का ही ज्यादा है मैक्सिमम। और रीजन क्लियर है ऑक्सीजन का कम क्यों है? स्मॉल साइज। स्मॉल साइज के कारण लोन पेयर पास आ जाते हैं, तो लोन पेयर रिपल्शन। सर बट ओवरलैप ज्यादा अच्छा होगा ना? वही तो, ओवरलैप ज्यादा अच्छा दो चीजों पे डिपेंड करता है, बॉन्ड लेंथ पर भी और रिपल्शन भी, एकदम बैलेंस पर। अगर ये सिर्फ सोचकर बैठे हुए हो कि सिर्फ स्मॉल साइज होने से अच्छा ओवरलैप होता है, तो गलत है। कभी ऐसा था ही नहीं, दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ऑक्सीजन पे ज्यादा पास आने से प्रॉब्लम ही है, इसलिए तो ऐसा लगता है कि ऑक्सीजन पे तो ज्यादा पास है तो ज्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनने चाहिए, बट प्रॉब्लम ज्यादा है, लोन पे रिपल्शन हो जाता है। नोट कर लिया? यस सर। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में तो कॉमन वाले कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन का मोस्टली क्या होता है? -2 मोस्टली, लेकिन एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि F2O। F2O में ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? +2। पेरोक्साइड में कितना हो जाएगा? पेरोक्साइड में -1। -1। ठीक है, कॉमन वाले हैं, +2 भी है, +4 भी है, +6 भी है। सेम काम है डाउन द ग्रुप, स्टेबिलिटी ऑफ +6 decreases and +4 increases. Due to inert. ठीक है, अच्छा हाइड्राइड्स पर आते हैं। H2O
H2S अच्छा बताओ इसके बारे में क्या क्या चीजें पहले कर चुके हैं। बताइए एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा। H2O का सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा H2TE का होगा ना। तो ज्यादा आयोनिक है इसमें। अरे आयनिक का नहीं, एक तो ऐसे सोच सकते हैं H प्लस निकलेगा तो नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेट टेलुरियम बेस पर के आएगा। लिए। नेगेटिव चार्ज, अरे यार HI HCl HBr HF में HI होता है ना, क्या रीजन दिए हो। दो रीजन है, एक तो H प्लस निकलेगा तो नेगेटिव चार्ज I पर आता है, और डाउन द ग्रुप हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डिसाइड नहीं करते हैं, हम लोग किससे डिसाइड करते हैं, साइज से। तो टेलुरियम पर जो नेगेटिव चार्ज होगा वो बहुत ज्यादा फैलेगा ना, ठीक है। एसिडिक नेचर, या फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से बोल दो, H2T का बॉन्ड सबसे आराम से टूटेगा। थर्मल स्टेबिलिटी बताओ क्या होगा, थर्मल स्टेबिलिटी। H2O का सबसे H2O ज्यादा। का ज्यादा होगा। हाँ, सबसे थर्मली स्टेबल H2O होगा, ये तो क्लियर है। H2T का क्या ही औकात रहेगा यार, एक कहाँ छोटा सा H और कहाँ टेलुरियम। क्लियर है, हाँ सर। हो गया सर। हो गया। अच्छा इसी के साथ बताओ इसका रिड्यूसिंग नेचर के बारे में क्या होगा। रिड्यूसिंग नेचर भी याद आ रहा है। रिड्यूसिंग नेचर अगर देखा जाए तो सबसे अच्छे से दूसरे को रिड्यूस करना, मतलब दूसरे को H देना। तो इंक्रीज सबसे होगा अच्छे से, सर। हाँ तो सबसे अच्छे से H कौन देगा, H2T, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, यहाँ सबसे ऊपर H2O आ जाता है, रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर H2TE, फिर H2SE और लास्ट में H2S है। मेल्टिंग पॉइंट भी एग्जैक्टली सेम ऑर्डर। सर ऐसा क्यों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेट किया होगा और H2TE में वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट कर गया होगा, तो ऑब्जर्वेशन ही है। दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कौन सा जीतेगा, ऑब्जर्वेशन ही। बॉन्ड एंगल भी याद आ रहा है H2O और H2S में, ये भी हम लोग कर चुके हैं। H2O का ज्यादा होता है ना। हाँ, रीजन याद आ रहा है हम रिपल्शन के लोग, कारण हाँ यहाँ बॉन्ड पर का जो ज्यादा बॉन्ड पेयर पास रहेगा। तो दबाना तो दोनों में चाहेगा, बट H2O में थोड़ा सा ग्रेटर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा, तो उतना दबेगा नहीं। तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल H2O, इन सब में क्लोज टू 90 डिग्री है।
डन सर। ठीक है। अच्छा, हैलाइड्स में किस टाइप के हैलाइड्स बनते हैं? टाइप क्या रहता है हैलाइड्स ऑफ द टाइप? SX4 है, SX6 है। सल्फर बहुत सारे बनाता है, S2X2 बनाता है। ठीक है, खैर ये तो आगे पढ़ाई करेंगे। अच्छा, SF6 के बारे में याद है ना, इसका एक्सेप्शनली स्टेबल, ये हम लोग GIC में किए थे। हाँ सर, हाँ याद आ रहा सर। है? ब्लॉक कर देता है ना सर। हाँ, ब्लॉक कर देता है। ठीक है, टू स्टेरिक क्राउडिंग। सर क्या ब्लॉक कर देते हैं? SF4 और SF6 में ज्यादा अच्छा हाइड्रोलिसिस SF4 का होता है। SS6 का होता ही नहीं है ना सर। हाँ, मतलब ऐसे क्वेश्चन ऐसे पूछता है, ईज नहीं होता है, मतलब बेसिकली फ्लोरीन इतने 6 फ्लोरीन है तो सल्फर पे कहाँ अटैक करेगा? ठीक है। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है, तो ये लिख लेना। Fe2Cl2 जो है ये डिस्प्रपोर्शनेट कर जाता है। अच्छा, F2O का नाम क्या होगा? F2O का नाम क्या होगा बताओ? इसका नाम है ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। ऑक्साइड नहीं है ये, ठीक है ना, दिस इज फ्लोराइड। क्यों? बिकॉज नेगेटिव चार्ज किस पर है, फ्लोरीन पर है कि ऑक्सीजन पर है? फ्लोरीन पर है। तो याद रखना, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन आता है। F2O इज नॉट डाई फ्लोरीन ऑक्साइड बोल दोगे, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड है इसका नाम। ठीक है। तो लास्ट इसका लिख लो। ऑक्साइड्स तो बहुत सारे ऑक्साइड्स हैं। मोनो ऑक्साइड्स बनाता है, डाई ऑक्साइड बनाता है। ठीक है। SeO2 सॉलिड है, SO2 गैस है। बस याद रखने से। PeO2 जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और एसिडिक नेचर का ऑर्डर ये है। अच्छा, ऐसे लास्ट हो गया ला, बस। SF4 का शेप याद आ रहा है? SF4 का शेप सीसॉ। ठीक है। SF4 एक गैस है, ठीक है। यस सर। SF4 का शेप भी याद रखना, सीसॉ पहले किए होगे। SeF4 लिक्विड है।
और TeF4 सॉलिड है और SF4 एक गैस है। सर हाँ बोलो।